अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? क्या आपको पता है रेड रन सिर्फ केरला में ही क्यों होते हैं? हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? मिलेगा आपके हर सवालों के जवाब हमारे डिस्कवर क्वेश्चंस के नए अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? इसका ओरिजिन क्या है? क्या अर्थ के सेंटर में इंटेंस हीट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं? तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अर्थ के सेंटर में कोई बार मैग्नेट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अर्थ के सेंटर में इंटेंस हीट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रिसाइजली इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अर्थ का सेंटर इतना गर्म है कि वो लोहे तक को पिघला सकता है और अर्थ के कोर में आयरन ही होता है। धरती के अंदर की गर्मी कन्वेक्शन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और यही सेल्स लिक्विड कंडक्टिव मटेरियल को ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। पानी के उबलने के टाइम जिस टाइप का वाटर मूवमेंट होता है, ये लगभग वैसा ही प्रोसेस है। कंडक्टिव मटेरियल का मोशन, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से रेगुलर लूप्स फॉर्म कर लेते हैं, एक डायनेमो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आसान भाषा में बोले तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं और यही इलेक्ट्रिक करंट अर्थ का सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें बेसिकली 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा अगर हम किसी भी प्लैनेट में मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। पहला, एक हीट सोर्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके होने से आता है, जिससे कन्वेक्शन प्रोड्यूस होता है। दूसरा, कोर में कंडक्टिंग लिक्विड जो कि हमारे धरती के पास है। और तीसरा, और रोटेटिंग प्लैनेट, ये तो सभी प्लैनेट के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर क्या चीज़ है कि जो केरला में रेड रेन्स करवाती हैं? इसका तो मैं पक्का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन गेस जरूर कर सकता हूँ। केरला में रेड रेन्स अकरेंस होने के या फिर बोले तो उसके रिपोर्ट होने के जस्ट पहले यूएस में मेटेरॉइड बर्स्ट के रिपोर्ट आए थे। मुझे नहीं पता कि इस तरह के बर्स्ट हमारे एरिया में हुए थे या नहीं, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि इस प्लैनेटरी फेनोमेना की वजह से हमारे अपर ट्रोपोस्फेयर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डस्ट डिपॉजिट्स हो गए होंगे। इसके बारे में मैं श्योर तो नहीं हूँ कि इस फेनोमेना के पीछे यही एग्जैक्ट रीज़न है या नहीं, लेकिन इतना तो श्योर ज़रूर हूँ कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अगर हम बारिश के पानी का डिटेल एनालिसिस करें तो शायद हम इसके रेड कंटामिनेशन के पीछे की जड़ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ वेस्ट मानसून केरला को हमेशा 2 जून को ही हिट क्यों करते हैं? तो ये हमेशा 2 जून को ही नहीं आते हैं, कभी कभी ये पहले भी आ जाते हैं और या फिर कभी इन्हें आने में देर भी हो जाती है, लेकिन सब तो लगभग बराबर ही है। लगभग मई एंड हो चुका होता है या फिर जून जस्ट स्टार्ट हुआ रहता है जब पहली बारिश केरला पहुँचती है। मानसून एक लार्ज स्केल फेनोमेना है और इंडियन लैंड मास का समर के टाइम हीट होना और अर्थ के रोटेशन इसे कंट्रोल करता है। लेकिन एक बात तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मॉनसून में सारे इवेंट इतने वेल डिटरमाइंड नहीं है, वे सभी दुनिया भर के दूसरे पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करते हैं। इनमें से एक फिनोमेना जो कि आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा, एल नीनो है, जिसके वजह से साउथ अमेरिकन कोस्ट भी गर्म होता है। लेकिन मुझे पता है कि आपका सवाल अब भी वही है कि ये फिनोमेना एक हफ्ता से ज़्यादा एक्सटेंड क्यों नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडियन मानसून हमारे प्लैनेट के मेजर एनर्जी ट्रांसपोर्टर हैं। वे इधर उधर कहीं भी नहीं मंडरा सकते हैं और जब चाहे तब आ जाएं। सोलर इनपुट साल दर साल नहीं बदलते हैं। धरती का एटमॉस्फेयर और ओशन भी शॉर्ट टाइम स्केल्स के लिए नहीं बदलते हैं। आफ्टर ऑल, लॉज ऑफ नेचर रिमेन्स सेम और प्री टर्बुलेंस तब भी होगा जब मेजर हीट ट्रांसपोर्टर्स के साथ इंटरफेरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? ये इतना सरप्राइजिंग क्यों है कि सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स एकदम अलग हैं? मतलब अगर हम लोग इसका उल्टा सोचेंगे तो वो ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि दुनिया में किसी भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाएं। बस आप सोचिए हम लोग एक साथ कैसे बने, मॉलिक्यूल से ही ना। ये कितना अमेजिंग है कि हम सभी लोग कितने सिमिलर हैं लेकिन एग्जैक्ट सेम बिल्कुल नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी लोगों के डीएनए में हल्का डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट मे बी फॉर आइडेंटिकल ट्विंस। ये इनहेरिटेंस से अराइज होता है। लंबे समय से चल रहे म्यूटेशंस और जीन्स के मिक्सिंग की वजह से थोड़ा डिफरेंस लाता है और आइडेंटिटी मार्क्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर एक एस्ट्रोनॉमर भी है? आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को भी इन 2 शब्दों का मतलब नहीं पता है तो बता दें कि एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान को कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी को कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को थोड़ा लंबा आंसर चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट वर्जन दूंगा।
भले ही एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी इन दोनों का ओरिजिन सेम लगता है, लेकिन आज के एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी साइंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये बस लोगों की कमाई का एक जरिया है जो लोगों को मेहनत के बदले अपने भाग्य पर भरोसा करने को कहता है। और दूसरी ओर एस्ट्रोनॉमी आज का वाइब्रेंट साइंस है जो कि सुपर नेचुरल को रिजेक्ट करता है, लॉज ऑफ नेचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। आप ही सोचिए ना, मान लीजिए कि मेरा और सलमान खान दोनों का राशि एक ही है, तो क्या हम दोनों का किस्मत एक ही जैसा होगा? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों के अरबों लोग रहते हैं, और राशि कितने? मात्र 12 या 12 राशि अरबों लोगों की किस्मत डिसाइड करते हैं। भाई क्या है ये भाई। क्वेश्चन नंबर 6, इवन दो पानी कलरलेस होता है, सी वाटर नीला क्यों दिखता है? इसका एक सिंपलेस्ट आंसर है, वाटर कम्प्लीटली कलरलेस या ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये लाइट भी स्कैटर करता है और ये स्कैटरिंग वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, और सरफेस पर प्रेजेंट एल्गी और दूसरे लाइफ फॉर्म भी ओशन कलर को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, तो क्या इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है? दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ही तरह लाइट भी एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है जो कि ऑसिलेशन के डायरेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। कोई डिस्टरबेंस एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसवर्स होने पर बस प्रोपेगेशन का वेलोसिटी ही चेंज होता है, और ये डिस्टेंस को इफेक्ट करेगा जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है एक ऑसिलेशन साइकिल में, जो कि वेवलेंथ है। इसी क्राइटेरिया को यूज करके ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जबकि वेवलेंथ एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइंड होता है। इन शॉर्ट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा लेकिन वेवलेंथ चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी आप दूध उबालते हैं तब आप बहुत सावधान रहते हैं ताकि दूध उबलकर बाहर ना गिर जाए, लेकिन पानी उबालते समय ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का असली कारण आपको पता है? दूध पानी जैसा सिंपल लिक्विड नहीं है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मिक्सचर है। इसमें फैट के छोटे ग्लैब्यूल्स कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं। इनमें कैसीन और दूसरे चीज होते हैं। वे सभी दूध के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और वे डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन सस्पेंड होते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। जब भी दूध गर्म होता है, कन्वेक्शन और एगिशिएशन क्रीम और कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं और वे तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने पर वे हल्का चिपचिपा और क्रीमी लेयर फॉर्म कर लेते हैं और सरफेस को कवर कर लेते हैं। इस लेयर के एजेस उस वेसल के गर्म साइड के कांटेक्ट में होते हैं और वहीं चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे मलाई की एक लेयर पूरे परत को लिक्विड सरफेस को कवर कर लेती है। जब दूध उबलने लगता है तो उस परत के नीचे का स्टीम प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है और फिर वो परत पंचर हो जाता है और दूध और मलाई फोमी मेश बनाकर बाहर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप खोआ बनाना चाहते हैं तो आपको दूध को उबालते समय लगातार हिलाते रहना होगा। यह चिपचिपी मलाईदार परत को झिल्ली बनाने से रोकने के लिए है, और ये इंश्योर करने के लिए कि बर्तन के बेस पर चिपकी हुई स्टफ लगातार खुरसती रहे और गहरे भूरे रंग के मेश में जलने से बची रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इस टाइप के वीडियो को देखते ही नहीं है। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप होंगे ही क्योंकि नया चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।